हुसैन जी देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, हमें ये जो रिलेशनशिप है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर, यहां तक पहुंचना इस लेक्चर में। और लास्ट टाइम डिटेल में बात हुई है कि ये जो रिलेशनशिप है वो क्या करेगा, वो हमारा मैक्रो करेक्टरिस्टिक्स को माइक्रो करेक्टरिस्टिक्स के साथ लिंक करेगा, क्योंकि ये मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, ये मेरी आरएमएस वेलोसिटी है जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, और ये जो एन है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो है ये माइक्रो करेक्टरिस्टिक्स है और ये जो है ये मैक्रो करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो सिंपल सी इक्वेशन आपको दिख रही है, ये मैक्रो वर्ल्ड को माइक्रो वर्ल्ड के साथ लिंक करेगी। सर कोई डाउट है इस बात पे? हुसैन जी कोई डाउट है इस बात? नहीं सर। तो सर ये जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, ये डेरिवेशन कैसे करने वाले हैं? एक हम ऐसा क्यूबिकल बॉक्स ले लेंगे, जिसकी ईच साइड जो है वो L यूनिट्स है। अब इस क्यूबिकल बॉक्स में n मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। देखिए n मॉलिक्यूल्स का मतलब दोस्तों ये हुआ, इसलिए अगर आप और भी सिंपल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ले लीजिए, n एटम्स पड़े हैं इनर्ट गैस के। दोस्तों समझ गया? n एटम्स पड़े हैं इनर्ट गैस के। जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है, लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी, जो प्रेशर है वो कम है या ज्यादा है मिस्टर हुसैन? मिस्टर चिराग सर समझ नहीं आपका क्वेश्चन। कम होगा। आई एम सॉरी, सर गैस में कम होगा ना क्यों कम होगा? सर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम सकते हैं। और टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर हाई। चिराग जी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया? नहीं सर। अरे लास्ट टाइम हमने बात की थी ना कि हम चाहते हैं कि आइडियल गैस कंडीशंस हो। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ रहा हूं। This can happen at sufficiently low density of the real gas. At low pressures and high temperature, the molecules are far apart and therefore molecule interactions are negligible. दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ गया। Under these conditions, behavior of real gas is close to the ideal gas. Mr. Yon समझ नहीं आ रहा? याद रखिए यार, ये जो आप डेरिवेशन करने वाले हैं इसमें कुछ 2-3 चीजें आप लेके चल रहे हैं। लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है। क्यों? फॉर अ सिंपल रीजन की जो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है वो आप निग्लेजिबल रखना चाहते हैं। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ आया। हुसैन जी नहीं समझ में आया? यस सर, समझा। यार देखो, बात समझने की कोशिश करो। आपने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो यार। आपने ये क्या नाम, लेट अस अज्यूम एलन मस्क हो आप, और आपने अपनी जो इलेक्ट्रिक कार की इंडिया में ऐड करनी है। ठीक है, इंडिया में ऐड करनी है। अब देयर आर 2 केसेस, केस 1, केस 2। केस 1 में ऐसा है यार, आप मंडे को 10 बजे सुबह अपनी कार निकाल लेते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ आया। केस 2 में मंडे को रात को 2 बजे आप कार निकालते हो। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। यार यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक कार लेके निकलोगे बॉम्बे की सड़कों में मंडे को 10 बजे, जब ट्रैफिक पूरा जाम चला होगा, तब आपकी स्पीड आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ आया। मंडे को रात को 2 बजे आप निकालते हो तो आपकी स्पीड आएगी, आई डोंट नो, मे बी 150 किलोमीटर पर आवर। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे आप जो कार है उसका इंटरेक्शन ट्रैफिक से कम चाहते हो या ज्यादा चाहते हो? कम चाहते हो। कम। हुसैन जी बात पकड़ में आ रही है? यस सर। तो आप अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं
जो मॉलिक्यूल्स आएंगे गैस के, या जो भी आप एटम ले रहे हो अगर इनर्ट गैस के, तो आप ये चाहते हो कि उसका जो इंटरेक्शन है इस क्यूबिकल बॉक्स में एक दूसरे के साथ मिनिमम हो। दोस्तों समझ नहीं आया? समझ आया। जो कोलिजन्स हैं वो आपस में जो कोलिजन्स हैं वो मिनिमल हो। रेहान जी समझ आया? ऑफ कोर्स वो जो गैस है वो दीवार के साथ टकराएगी, वो कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट आपस में जो उसके जो कोलिजन्स हैं वो मिनिमल होने चाहिए। उस आपकी बात पकड़ में आ रही है? यस सर। जो डेरिवेशन है ना यार, वो थोड़ी सी टेढ़ी है। जहां भी आप परेशान हो मुझे रोक लीजिए। इसमें कुछ एक दो कंसेप्ट, जो सिंपल कंसेप्ट जो यूज होने वाले हैं, वो मैं आपको शुरू होने से पहले ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप ऐसे मानिए कि जिस रूम में आप बैठे हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपके सामने की वॉल है, ये अपोजिट वॉल है, ये आपका साइड की वॉल है, और ये आपका फ्लोर है। दोस्तों इमेजिन कर लिया? यस सर। यस सर। ओके। अब आपकी जो वेलोसिटी है, मतलब किसी भी, अगर एक मैं गैस का मॉलिक्यूल लेता हूं और उस गैस के मॉलिक्यूल को ट्रैक करता हूं या ट्रेस करता हूं, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे v है, जिसके 3 कंपोनेंट है। आगे आपके मिस्टर रेहान कंपोनेंट वापस, एक कंपोनेंट vx है, दूसरा कंपोनेंट vy है, और तीसरा कंपोनेंट vz है। दोस्तों नहीं समझ में आया? सर समझ आ गया। नहीं समझ नहीं आया? समझा सर। रेहान जी समझ नहीं आया? अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। अब यार ये जो v वेलोसिटी वाला आपका जो है ना, जो मॉलिक्यूल जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, जिसको ट्रेस कर रहे हो, जिसके पीछे पीछे आप भागते जा रहे हो, उसको देखना चाहते हो कि वो कर क्या रहा है, तो जिस रूम में आप बैठे हो, अब ये जो मॉलिक्यूल है वो इस दीवार पे जाके टकराता है। दोस्तों इमेजिन कर लिया आपने? आपको समझ आ गया जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। हुसैन आपको समझ आ गया? जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर नहीं सहमत है तो भी मुझे बता दीजिए कि नहीं सर आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। नहीं सहमत तो भी बता दीजिए। ये जो वेलोसिटी वेक्टर जब ये वाली दीवार के साथ टकराएगा, ये vz और vy जो कंपोनेंट है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चेंज होगा वो vx कंपोनेंट चेंज होगा। कैसे? ये इसके साथ टकराएगा और फिर ये वापस जाएगा। दोस्तों समझ नहीं आया? यस सर। अगर आप सहमत नहीं है तो मुझे रोकिए और बोलिए कि नहीं सर मैं आप पे यकीन नहीं करता। रेहान जी को डाउट? अरे दोस्तों ये कंसेप्ट हमने पहले किया हुआ है, तो अगर मैं अब ये बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। ये क्या किया था हमने? चिराग को याद आएगा, चिराग ने 2 बार किया हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन, शाबाश। हुसैन को याद है? यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में दोस्तों अगर आपको याद होगा, ये जब हमने ये वेलोसिटी से इसको फेंका था, इसके 2 कंपोनेंट थे, एक था vx और दूसरा था vy। कुछ याद है? हाँ सर। हमने ये बोला था कि जो vx है वो यूनिफॉर्म स्पीड से इस साइड चलता रहेगा। नहीं समझ में आया? समझ आ और जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो तो सिर्फ y कंपोनेंट पे है। दोस्तों नहीं समझ में आया? समझ आ। यस सर। ये अगर आपको याद होगा, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से इस साइड चल रहा था। जो एक्सेलरेटेड मोशन थी जिसपे आपने जी लगाया था, वो तो ये वाली मोशन थी। जब ऊपर जा रहा था तो जी नीचे था, और जब ये नीचे आ रहा था, बेसिकली जब ये ऊपर जा रहा था तो जी नेगेटिव था, और जब ये नीचे आ रहा था तो जी पॉजिटिव था। कुछ याद है नहीं आया? हाँ सर। और अगर उस टाइम आपको याद होगा, काफी डिटेल में बात हुई कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करने का फायदा ये है कि अब आप दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग एनालाइज कर सकते हो। बात नहीं समझ आ रही? समझ आई। समझा सर। तो ये मॉलिक्यूल जो है, जो कि हवा में भाग रहा है। अब फिर से बार बार ये तभी बात हो रही थी कि यार एक दूसरे के साथ जो इंटरमॉलिक्यूल जो इंटरेक्शंस है वो मिनिमल है।
वो किस लिए हमने मिनिमल किए थे? वो इसलिए हमने मिनिमल किए थे कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो बीच में इसको कोई मिलेगा नहीं। दोस्तों समझ नहीं आया? सर समझ आया। अरे एलन एलन मस्क ने तभी तो रात को 2 बजे कार निकाली। नहीं समझ में आया क्योंकि वो नहीं चाहता कि ट्रैफिक हो। भाई समझ नहीं आया? सर समझ आया। अब आप लोग में से कोई मैराथन करता नहीं तो मैं आपको बता देता। जैसे मैराथन में अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी देखा हो, पता नहीं देखा हो, जैसे वो नाइजीरियंस आते हैं ना, नाइजीरियंस की जो फुल मैराथन जो होता है ना, जो फुल मैराथन होता है उसमें नाइजीरियंस की जो रेस है वो जो मतलब जो प्रोफेशनल रेस है जिसमें उनको 20-25-50 लाख का अवार्ड मिलता है। जो प्रोफेशनल्स जो हैं फुल मैराथन में उनकी जो रेस है वो आधा घंटा पहले स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों समझ आया? नहीं Yes, सर, sir. ये नहीं समझ आया सर। या तो पहले स्टार्ट होती है बाद में होती है, मुझे कोई याद नहीं। मतलब पॉइंट इज कि जब ये प्रोफेशनल लोग भागना शुरू करें, ओ, yes, व्हाट सर, दे समझ थॉट इज कि उनकी सड़क में कोई मेरे जैसा जो आदमी ऐसे ठुसकल की तरह भाग रहा हो उसके साथ उसकी इंटरेक्शन ना हो। हुसैन बात पकड़ में आए? Yes, sir. तो इसलिए उनकी जो रेस टाइमिंग्स है वो थोड़े अलग होते हैं ताकि वो अपना आराम से, उनके पास पूरा सड़क है, खाली सड़क है जिसमें वो भाग सकते हैं। और वैसे भी वो तो बेचारे इतनी फास्ट भागते हैं क्योंकि वो क्या है, जो नाइजीरियंस है वो इंडिया में और दूसरी जगह आते ही इसलिए यहाँ पर है। वो साल में कुछ रेसेस भागते हैं, 25-30 लाख रुपया कमाते हैं और उसी से घर चलाते हैं। चिराजी समझा? यस सर। उनका काम ही है। तो बात नाइजीरियंस की नहीं हो रही, बात हो रही है आपके मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 हिस्से कर दिए, Vx, Vy, Vz। जब ये मॉलिक्यूल इस दीवार के साथ मतलब ये मान लीजिए आपकी राइट में जो दीवार है उसके साथ टकराया तो उसका Vy और Vz जो कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ। Vx पहले इस साइड जा रहा था, टकराने के बाद इस साइड जाना शुरू हो गया। रेवान जी समझ नहीं आया? जी को डाउट? नहीं सर. एक और डेफिनेशन देख लीजिए, एक और छोटा सा फंडा जो यूज होगा वो ये फंडा यूज होगा। कुछ 2-3 छोटे छोटे से फंडे हैं जो अगर आपको इनिशियली मैं बता दूंगा तो आप जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप सोचते रहेंगे, उल्टे सीधे आपके दिमाग में विचार आते रहेंगे, अंकल जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अंकल जी ने करा तो दिया बट ये बात तो समझ नहीं आई। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास ये ब्राउन गैस है, कोई ब्राउन कलर की गैस है। आयोडीन ब्राउन कलर की होती है ना, तो क्या पर्पल कलर की होती है? चिराग जी आपको याद होगा। सर ब्राउन ही होती है। ब्राउन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शायद ब्राउन कलर की होती है, वैसे याद है? या क्लोरीन ग्रीन कलर की होती है? सर ब्रोमीन भी हाँ जो भी है यार, कोई भी कलर्ड गैस है, कलर्ड गैस है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। हुसैन इसमें कलर्ड गैस है, अगर इसमें कलर्ड गैस है और आपको बता दिया जाता है कि वो जो कलर्ड गैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस क्यूब है, तो क्या आपको ऐसा लगेगा जब उस बॉक्स के अंदर देखोगे कि वो जो कलर्ड गैस है वो यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है? आपको लगेगा? नहीं सर. राजू बात पकड़ पा रहे हैं? यस सर। रेवानी समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज जो बिहेवियर है in the x direction and in the y direction and in the z direction on an average it is same। नहीं समझ में आया दोस्तों? सर समझ आया। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर. मिस्टर रेवान को डाउट है? फिर से पता नहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं यार।
अभी हफ्ता 10 दिन पहले ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी चेस में, आपको पता है नहीं पता? नहीं सर। जैन जी आपको पता नहीं पता? नहीं सर। विश्वनाथन आनंद और अपने कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई कैट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई कैट है, तो मुझे कैट का नाम नहीं याद आ रहा यार। तो ये ऑनलाइन मैच चल रहा था, ऑनलाइन मैच चल रहा था, वो शायद चैरिटी के लिए, कुछ कोविड वगैरह के लिए कर रहे होंगे। तो ये भाई ने, हमारे कॉर्पोरेट कैट ने विश्वनाथन आनंद को हरा दिया। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझ रहा। यस सर। और अगले दिन जो, जहां ऑनलाइन चेस का जो प्लेटफॉर्म था, उसने ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कैट को बैन कर दिया कि सर माफ करो, दोबारा चेस खेलने हमारे प्लेटफॉर्म पे मत आना। नहीं समझ में आया? यस समझ सर। रहा। कैसे हो गया? चिराग जी आप इंटेलिजेंट हैं, सही। तो उसने हैक किया होगा ऐसा कुछ। उसने हैक तो नहीं किया। ये चेस में क्या करते हैं, एक दूसरे पैरेलली दूसरों से सलाह लेनी शुरू कर देते हैं। मेरी बात तो समझ आई? तो समझ रहा। हुसैन जी बात समझ में आई? यस सर। यस। दूसरों से एडवाइस लेनी शुरू कर देते हैं। जब एडवाइस लेनी शुरू कर देते हैं, अब आनंद तो अकेला ही खेल रहा है, बट ये जो कैट है ये दूसरों से सलाह ले रहा है। तो उसको किसी ने बताया कि तू ये कर ले, तो उसने ये कर लिया और उसको हरा दिया, आनंद को हरा दिया। नहीं समझ में आया? अब मुद्दे की बात, मुद्दे की बात ये है, प्लेटफॉर्म को कैसे पता चला कि इसने किसी से सलाह ली होगी? तो गेम एनालाइज करके। गेम में क्या एनालाइज किया हुआ? देखिए कैसे कैसे खेल रहा है, कितना टाइम ले रहा है ये गेम का। यार देखो ऐसा है, ये यहाँ पर बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। यूजुअली जो मूव्स होंगी, जो चेस की मूव्स होंगी, वो ऐसी होनी चाहिए। आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। अब हमारा ये जो कॉर्पोरेट कैट है, इसने मूव जो बनाई वो थी ऐसी। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। हुसैन जी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। वो जो प्लेटफॉर्म है वो ये देख रहा है कि भाई ये जो मूव चल रहा है ना, ये ऐसी और ऐसी चल रहा है, जबकि औकात के हिसाब से चलनी चाहिए ये। नहीं समझ में आया? समझ रहा। तो ये किसी की हेल्प ले रहा है। राव जी बात पकड़ में नहीं आ रही? इसको बोलते हैं ऑन एन एवरेज। नहीं समझ में आया हुसैन? यस सर। यस। जब इसकी पैंट उतर गई फिर ये बोलता है ओह सॉरी मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। नहीं समझ में आया? उसको लगा उसके कॉलेज का एग्जाम चल रहा है कि चीटिंग कर सकता है। चिराग जी बात समझ में आई? यस सर। आप देखिए ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, काफी शोर मचा हुआ था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज का मतलब ये होता है कि यार आपका जो बिहेवियर है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उसके आसपास ही आपका बिहेवियर होगा। ये नहीं है कि चिराग जी मतलब सुबह उठे, लेट अस अज्यूम, एक तो सुबह उठ के 5 बजे, और 5 बजे उठ के इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, और फिर 8 बजे मतलब एकदम बढ़िया नहा धो के मेडिटेशन करके पूजा करके फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक टाइम पे लंच किया, शाम को एकदम भागने गए, मेडिटेशन की, न्यूज़पेपर पढ़ा और रात को 10 बजे सो गए। तो इनके पिताजी को क्या लगेगा? सचरात कि कुछ हो गया। कुछ गड़बड़ है यार, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो एवरेज नहीं है। दोस्तों समझ नहीं आ रही मेरी बात? तो समझ रहा। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑन एन एवरेज ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एवरेज लेंगे, एवरेज किसका लेंगे? एन मॉलिक्यूल्स का। कौन से एन मॉलिक्यूल्स या कौन से एन एटम्स? वो एटम्स जो कि इस क्यूब में है। रेवान जी बात समझ पा रहे हैं? जी। तो बार बार जो बात चल रही है वो एवरेज की बात चल रही है, एवरेज बिहेवियर की बात चल रही है, एवरेज बिहेवियर की बात चल रही है। तो एवरेज बिहेवियर का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज अगर बात चल रही है आपको, तो आपको इस क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, वो जो एटम्स हैं वो आपको
पहली बात, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और दूसरी बात, कोई सिलेक्टिव प्रेफरेंस नहीं होगी। ऑन एन एवरेज जो सारे मॉलिक्यूल्स अगर आप एनालाइज करेंगे तो उनका जो एक्स कंपोनेंट है, उनका जो वाई कंपोनेंट है और उनका जो जेड कंपोनेंट है, वो ऑन एन एवरेज सेम ही होगा। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। समझा। उसके बाद थोड़े ये जो चीजें यार, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ये क्योंकि मैथ्स है, फॉर्मूले हैं, तो इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगता। प्रेशर का चिराग जी फॉर्मूला क्या होता है? सो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये तो आपको पता ही है। और फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ तो ये बन गया mv माइनस mu अपॉन टी। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ और ये क्या बन गया? चेंज इन मोमेंटम। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ आपको तो समझ आ गया, दूसरे को समझ आ रहा है नहीं है? हुसैन जी आपको नहीं समझ आ रहा? समझा सर। रेवान जी आपको नहीं समझ आ रहा? अब थोड़ी सी तकलीफ समझिए। मेरी तकलीफ है, फिजिक्स की तकलीफ है, सबकी तकलीफ है। इस डेरिवेशन में बहुत ज्यादा सिंबल्स यूज होंगे। अब थोड़ा ध्यान रखिए, ये जो कैपिटल पी जब आएगा उसका मतलब होता है प्रेशर। ये जो स्मॉल पी आता है ना, इसका मतलब होता है मोमेंटम। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ ये तो फोर्स ही है, ये तो टाइम ही है। नहीं समझ में आया? तो समझ आ हुसैन जी को डाउट? हुसैन जी को नहीं डाउट? सर। हुसैन जी एक बात और याद रखिए, ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। चला जी, मैं ये पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ? सर क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो गैस का डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्पीड होगा मूवमेंट। शाबाश शाबाश। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात की थी, डिटेल में बात नहीं की थी। टेम्परेचर और वेलोसिटी या स्पीड लिख लीजिए, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हुसैन जी समझ आया? लास्ट टाइम भी बात की थी। हुसैन जी बात समझ में आई? यस सर, समझा। तो अब एक दो ना यार, एक्चुअली आपके लिए ना, क्योंकि ये पहली बार, इससे पहले कभी आपने ऐसी बात की नहीं है। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाती है कि आप पहली बार एवरेज की बातें कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, एक दो लेक्चर पहले हमने एक वर्ड का यूज किया था, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ आ हुसैन की बात समझ में आई? जी सर जी। हुसैन जी इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप जो फिजिक्स करते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है, आप एक ही ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे होते हैं, उसी को ट्रेस कर रहे होते हैं। बॉल फेंक दी प्रोजेक्टाइल मोशन में, बॉल बिलियर्ड्स टेबल में फेंक दी, बॉल ऊपर फेंक दी, नीचे फेंक दी। आप यूजुअली एक ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। ये फिजिक्स में पहली बार आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं और आपको एवरेज या स्टैटिस्टिकल एवरेज की बात की जा रही है। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर समझ आ उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यू कैन इमेजिन दीज टू बी द मल्टीपल मूव्स दैट यूजुअली पीपल विल मेक इन चेस। और अगर कोई मूव ऐसा है या कोई ऐसा है, तो आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो पकड़ लेगा कि बेटा औकात से बाहर बाहर जा रहे हो, तुम इतने तो समझदार हो नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं समझ में आया? तो समझ आ और ये तो एलिमेंट्री चीजें हैं जो कि अब जब डेरिवेशन शुरू होगी तो हम यूज करेंगे, तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। जो फोर्स है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 1/, एरिया हो गया, और ये क्या हो गया? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ। तो कोई डाउट है? नहीं सर।
मोस्ट प्रॉब्ली हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इतने ज्यादा भाषण के बाद। चिराग बोलना शुरू कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि काफी जो हमें चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी हमने डिटेल में बात कर ली है। मैं एक बार फटाफट देख लेता हूँ यार कोई और चीज तो नहीं है जो डिस्कस करने वाली है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो यहां तक हम सिर्फ 3.10 तक हमने पहुंचना है। तो चिराग जी बोलिए, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। Pressure of ideal gas. Now we express pressure of an ideal gas as a kinetic theory problem. Let there be n moles of an ideal gas enclosed in a cubical box of volume V is equal to n cube, with size of the box parallel to the coordinate axis as shown in figure 3.2. The walls of the box are kept at constant temperature T. The question is, can we relate the pressure P of the gas with the molecular speeds? चिराग जी एक मिनट, चिराग जी देखिए, यही चीज मैं आपको 2 लेक्चर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन वी रिलेट द प्रेशर P ऑफ द गैस विद द मॉलिक्यूलर स्पीड? देखिए समझिए, ये जो प्रेशर है दोस्तों ये मैक्रो कैरेक्टरिस्टिक है और जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक है। रेवंत जी समझ में आया? रेवंत जी समझ में आया? आप मैक्रो कैरेक्टरिस्टिक को माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक के साथ डील करना चाहते हैं, आप इन दोनों को लिंक करना चाहते हैं। चिराग जी आगे बोलेंगे। Here we will use the word molecular speed rather than molecular velocity, since the kinetic energy of a molecule depends on the velocity irrespective of its direction. बोलिए। The gas molecules are continuously moving randomly in various directions, colliding with each other and hitting the walls of the box and bouncing back. As a first approximation, we neglect intermolecular collisions and consider only elastic collisions with the wall. So not unphysical. हुसैन जी समझ आया आपको? जी सर समझ। हुसैन जी एक चीज अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए, आप मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपके पास जो गैस है वो बहुत ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखिए, वो नेग्लेक्ट इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजंस जो मैं आपको बता रहा था, कंसीडर ओनली इलास्टिक कोलिजंस विद द वॉल। देखिए तभी हमारी बात चल रही थी, तभी हमने जो प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन जो लेक्चर के शुरू में की थी, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, इसीलिए यहाँ पर हमारी कुछ बात हुई थी, यहाँ कुछ था। तो ये जो हमारी बात हुई थी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो यार इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब आपस में जो टक्कर होने वाली है वो बहुत कम होने वाली है। जो टक्कर मानी जाएगी वो वॉल्स के साथ ही मानी जाएगी। दोस्तों समझ नहीं आया? समझ रहा। चिराग जी ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, इस लाइन को छोड़ दीजिए, यहां से बोलिए। ये पूरा ओके। Thus, pressure is so adjusted that the molecules do not collide with each other, but collide with the walls. हुसैन समझ आ गया? Yes sir. चिराग बोलिए। A typical molecule is shown in the figure 3.2, moving with the velocity v, about to collide with the shaded wall of the cube. The wall is parallel to the YZ plane. As the collision is assumed to be elastic, during collision the component Vx of the velocity will be reversed, keeping Vy and Vz components unaltered. किसी को इस लाइन पे डाउट है? रेवंत जी आपको डाउट है? No. हुसैन आपको डाउट है? नहीं सर। बोलिए, चिराग बोलिए। Considering all the molecules, their average y and z components of the velocities are not changed by collisions with the shaded wall. This can be understood from the fact that the gas molecules remain evenly distributed throughout the volume and do not get any additional motion in plus y or minus y in plus z or minus z directions. Thus, the y and z components remain unchanged during collision with the wall parallel to the YZ plane. हुसैन, रेवंत आपको डाउट है इस लाइन पे? नहीं सर। ओके, चिराग आगे बोलिए। Hence, the change in the momentum of the particle is only the x component of momentum. Delta px is given by delta px is final momentum minus initial momentum, which is minus mvx
is equal to minus 2 mvx. क्या जी आपको डाउट है? हाँ जी, सिंपल सी चीज है। देखिए, ये इस डायरेक्शन में गया, दीवार के साथ टकराया और इस डायरेक्शन में वापस आ गया। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर। जो चेंज होता है दोस्तों, जो चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? माइनस एम वी एक्स। इनिशियल क्या है? एम वी एक्स। mvx। तो बोलिए 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 बोलिए, हुसैन बोलिए। सर अगर सर इनिशियल पॉजिटिव है तो फाइनल नेगेटिव क्यों होगा? हाँ, चलिए आंसर दीजिए। सर इस केस हाँ में अच्छा, क्योंकि रिबाउंड हो रहा है। अच्छा समझ। चलिए आंसर दीजिए। क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो वो माइनस वी एक्स इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस वी एक्स। अरे वो पूछ रहा है माइनस क्यों है? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में? दोस्तों समझ आया? हाँ 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 सर। कौन आपको समझ आया? यस यार अभी ना थोड़ी देर तक, ये जब तक आप यहाँ पहुंचते हो ना, ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, यहाँ पर ना एम काफी इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे। एक चीज नोट कर लीजिए कि यहाँ जो एम है वो क्या है चिराग? द मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द द मॉलिक्यूल पार्टिकल। मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। उसे नोट कर लीजिए प्लीज, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। अगर कोई गैस ली है तो मॉलिक्यूल है, मतलब डायटोमिक ली जैसे ऑक्सीजन ली है तो O2 का मॉलिक्यूल होगा, अगर हीलियम जैसे ली है तो सिंगल एटम होगा। अरे हम समझ आ गया? ये डेरिवेशन में ना सिंबल्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो याद रखिए कि जो छोटा m है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल है, इसको भूलिए मत। चलिए आगे। Thus, the momentum transfer to the wall during collision is plus 2 mvx. The rebound molecule then goes to the opposite wall and collides with it. You now set the average force exerted by one molecule on the wall equal to the average rate of change of momentum during the time for one collision. To find this average rate, we have to divide the change in momentum by the time taken for one collision. After colliding with the shaded wall, the molecule travels to the opposite wall and is reflected back. It travels back towards the shaded wall again to collide with the shaded wall. This means that the molecule travels a distance of 2L in between two collisions. Hence, to get the average force, we have to divide by the time between two successive collisions. As L is the length of the cubical box, the time for this molecule to travel back and forth to the shaded wall, delta T is equal to 2L by Vx. एक सेकंड, रेवान जी को डाउट है, रेवान जी को डाउट है, हुसैन जी को डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं। हुसैन जी देखिए, हम हमारे पास ये है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। थोड़ा सा इशू ये है कि हमारे पास ये जो टी है ना, ये हमारे पास नहीं है अभी। और वो टी निकालने के लिए टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है आपको कि दादा ऐसा है, ये जो डिस्टेंस है ये है एल। आप ये कह रहे हो कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है नहीं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं है तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल यहां से लेके वहां तक विदाउट कोलिजन एक दूसरे से सिर्फ दीवारों से टकरा रहा है। दोस्तों मेरी बातें नहीं समझ आ रही बिल्कुल? यस सर। टाइम बिटवीन द कोलिजन जो होगा वो होगा 2L डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या? V। Velocity of the particle. दोस्तों डाउट है? No sir, समझ रहा। अब ये जो टी मेरे पास आएगा दोस्तों, ये जो टी मेरे पास आएगा, ये जो टी मेरे पास आएगा ना, वो मैं चुपचाप डाल दूंगा यहाँ पर। दोस्तों समझ आया? Yes sir. यस सर। चिराग जी बोलिए आगे।
average force exerted on the shaded wall by molecule 1 is given as average force is equal to average rate of change of momentum, which is equal to 2mx1 upon 2l by vx1, which is equal to mvx1 square upon l, where vx1 is the x component of the velocity of molecule 1. हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। एक चीज आपने नोटिस की होगी, पता नहीं की है नहीं की है, उसने चुपचाप 1 लगा दिया यहाँ पर। ये 1 का मतलब क्या है चिराज? सर एक मॉलिक्यूल। तो ये जो हम मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं उसको नाम दें। शाबाश, वो पहला मॉलिक्यूल जो आप स्टडी कर रहे हैं। नहीं समझ में आया दोस्तों? ये मॉलिक्यूल 1 है, और ऐसे तो बहुत मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? तो सबका सेम ही तो होगा समझ ना? रहे बच्चे सेम तो होगा, बट आप जो स्टोरी शुरू करोगे वो पहले से करोगे ना। नहीं समझ में आया? हाँ अब दूसरी बात, अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। आपको यार ये समझना पड़ेगा, देखो फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करो। सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो समझ आ रहा है। हुसैन जी आपको नहीं समझा? यस सर। दादा सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है। रेवन आपको नहीं समझा? समझा। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी, ये वाला ग्राफ की। कुछ याद आया नहीं आया? तो याद है। हुसैन जी याद आया नहीं आया? याद है सर। ये ग्राफ मेरा प्लान था आज समझाने का, बट आज हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट ग्राफ में आपको समझा लूंगा। बट रफली इस ग्राफ का मतलब ये है कि आपके जो क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक रेंज है। वो जो रेंज है आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ की स्पीड ज्यादा है, कुछ की कम है, और एक पैरामीटर आप मानोगे एवरेज वेलोसिटी। और याद है लास्ट टाइम एक पैरामीटर हमने डिस्कस किया था आरएमएस। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ रहा है। तो हुसैन टू आंसर योर क्वेश्चन, आपका जो क्यूब है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप एक एक मॉलिक्यूल को ट्रेस कर सकते हो तो उनकी जो हर किसी की जो स्पीड है वो डिफरेंट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो समझ रहे। हुसैन जी समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा सर। एवरेज आप इंडिविजुअल जो स्पीड है उसको तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, बट आप जो एनालिसिस कर सकते हो वो एक एवरेज लेवल पे एनालिसिस कर सकते हो। तभी इसको स्टैटिस्टिकल या एवरेज फिजिक्स बोला जाता है। नहीं समझ में आता सर? तो समझ आ। ये है सर इंडिविजुअल मूव्स, ये है इंडिविजुअल चेस मूव्स, जो कि ऊपर हो सकते हैं नीचे हो सकते हैं, बट ये है एक एवरेज बिहेवियर। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ आ। ये जो है ना ये एवरेज बिहेवियर है दोस्तों। आप जो गैस है उसके हर मॉलिक्यूल्स को जा जाके उसकी स्पीड नहीं ट्रैक कर पाओगे। हुसैन बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो आप अगर ये मत एज्यूम कीजिए कि V1 would be equal to V2 is equal to V3 is equal to V4। हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं है दोस्तों। नहीं समझ में आया? तो समझ आ। एक एवरेज वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी of a sample of gas at a particular temperature। मैं बार बार आपको कंडीशन बता रहा हूं, at particular temperature can be seen। एवरेज की बात की जा सकती है दोस्तों, पर्टिकुलर की बात नहीं की जा सकती। हुसैन समझ में नहीं आया? यस। आपकी मम्मी ने आपको इस टाइम बाहर जाने से, मार्केट में जाने से मना कर दिया था,
बट अब तो शायद बोलती होगी कि हाँ मास्क डाल के घूमा, 2 मास्क डाल के घूमा। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ रहा। यार ऐसा नहीं है कि अब कोविड हो नहीं सकता। हुसैन बात समझ आ रही? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता। और आप अपनी मम्मी को इस टाइम भी बोल सकते थे कि मैं जाऊंगा फिर भी मुझे कोविड नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। बट बेसिकली इस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग कोविड वाज मोर, इस टाइम द प्रोबेबिलिटी इज लेस। नहीं समझ में आई मेरी बात? तो समझ रहे। यार चांसेस दोनों में ही है। चांसेस हो सकता था कि आप 12,000 केसेस पर डे वाले टाइम भी घूमते, मार्केट में घूमते, दादर में शॉपिंग करके आते, फिर भी कुछ ना होता। और चांसेस ये भी हैं कि आज 500 केसेस पर डे है, फिर भी आप नीचे यहाँ क्या नाम है इसका, राजेंद्रन पे गए, अरे पूरे बॉम्बे में 500 केसेस पर डे आ रहे हैं, बट आपका नंबर आ गया बीच में। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। सो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, या इसको बोलते हैं एवरेज बिहेवियर। आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। आप एक एवरेज बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर समझा। वो एवरेज बिहेवियर का जो कंसेप्ट है वो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले आपने फिजिक्स में किया नहीं है, तभी ये कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सिराज जी यहाँ से बोलिए कंसिडर। Considering other molecules 2, 3, 4 with the respective x components of velocities Vx2, Vx3, Vx4, the total average force on the wall from equation 3.8 is m by L is equal to Vx1 square plus Vx2 square plus Vx3 square. Therefore the average pressure P is equal to average force upon area of shaded ball, which is equal to m into Vx1 square plus Vx2 square plus upon L into L square. हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। दोस्तों एवरेज की बात चलेगी, बार बार कह रहा हूँ, ये सारा जो एनालिसिस है एवरेज पे होगा। ये था आपके पास, ये था आपके पास फोर्स, ये फोर्स आपने डाल दिया यहां पर, नीचे ए स्क्वायर आपकी वेट कर रहा था, तो ये आपका जो बन गया, यहां बन गया m Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर अपॉन L क्यूब। दोस्तों यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब एक बात हुसैन आपको याद रखनी पड़ेगी, हाँ वेलोसिटी तो सेम नहीं है बट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल तो सेम ही होगा। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ रहा। हुसैन समझ नहीं आया? यस सर। चिराग यहां से बोले। The average of the square of the x component of the velocities is given by Vx square is equal to Vx1 square plus Vx2 square plus Vx3 square plus Vn square upon. Therefore, P is equal to Mn. बच्चे एक सेकंड, एक चीज और नोट कर लीजिए, ये फिर से हमें नेक्स्ट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। ये जो n है दोस्तों, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल है, इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नोट कर लीजिए प्लीज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, जिस सैंपल की हम बात कर रहे हैं उसकी बात है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टाइम एक और n आएगा, ये वाला जो n है ये एवोगैड्रोस नंबर होगा, और एक और छोटा n आएगा, ये जो छोटा n है ये नंबर ऑफ मोल्स होगा। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझ रहा। हुसैन जी समझ आ रहा? जी सर समझा। इसी तरह आपके पास 3 तरह के m आ जाएंगे। एक तो m है जो मास ऑफ मॉलिक्यूल है, एक कैपिटल M आएगा जो मास ऑफ सैंपल आएगा, और एक आएगा आई थिंक m नॉट बोल रहे हैं उसको, वो होगा मोलर मास। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ रहा। ये इस बार नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे, ओवरलोड हो जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिंबल्स कुछ ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मोल की बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो। थोड़ा उस चीज पे आप ध्यान दीजिए प्लीज। तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट आप निकाल लिया आपने, ये यहां तक किसी को डाउट? नो सर। आगे बोलिए। Therefore, P is equal to Mn Vx square upon V,
where Vx square is the average over all possible values of Vx. Now V square is equal to Vx square plus Vy square plus Vz square. By symmetry, Vx square is equal to Vy square is equal to Vz square is equal to 1 by 3 V square. Since the molecules have no preferred direction to move, therefore average pressure P is equal to 1 by 3 N by V M V square. एक सेकेंड चिराग जी, 2 मिनट दीजिए बस। अब देखिए यहाँ पर ये जो वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब है, ये आपने इसको यहाँ निकाल लिया, एवरेज स्क्वायर निकाल लिया एक्स का। तो ये जो आपने डिफाइन किया वो बेसिकली क्या है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये देखिए इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है। तो आपने ये जो वैल्यू है ये यहां डाल दी, तो ये वैल्यू है किसके, ये इक्वल है वी एक्स स्क्वायर इंटू एन। हुसैन समझ आया? यस सर, हुसैन जी समझ आ रहा है या सोच चुके हो अभी तक? समझ आ रहा है। तो एक सेकंड, एक सेकंड। Yes. हाँ ठीक। तो ये जो है ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए ये पकड़ में आया है यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। तो वी एक्स स्क्वायर जो है वो एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ एक्स है। और अब देखिए, अब बात आती है जो हमने ये डिस्कस कर रहे थे, और शायद आपको अब समझ आया या ना आया हो तो मुझे पता नहीं। देखिए यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि ये जो मॉलिक्यूल जो गैस में हैं, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपको ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं नजर आएगा कि एक तरफ क्यूब में एक तरफ जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं समझ में आया? समझ आ। अरे भाई, अगर आप इसकी क्लोरीन गैस ले रहे हो ग्रीन कलर की डब्बे में, ये आपका डब्बा है, इसमें आपने ग्रीन क्लोरीन गैस डाल के रखी हुई है। वो जो ग्रीन क्लोरीन गैस आपने डाल के रखी हुई है वो आपको ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगी। आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि कहीं पर बीच में कोई ऐसा एरिया है जहां पर जो क्लोरीन है वो ज्यादा हो गई है। मैथमेटिकली इसका मतलब ये हुआ, ऐसे बीच में पैचेस नहीं नजर आएंगे कि यहाँ पर ज्यादा हो गई है। मैथमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज जो वेलोसिटी है वो तीनों डायरेक्शन में सेम है। मिस्टर यॉन, कोई डाउट है? तो ये जो यहां पर लिखा जा रहा है बायोसिमेट्री एवरेज ऑफ एक्स और एवरेज ऑफ वाई और एवरेज ऑफ जेड सेम ही है। हुसैन जी बात समझ में आई नहीं आई? मिस्टर हुसैन बात समझ में आई नहीं आई? जी सर। और ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दैट क्यूब, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो आ गया यहां पर। सर बात समझ में आई? यस सर। और फिर फाइनली पूरा डांस करके तामझाम करके आपने क्या किया, ये आपका ये जो इक्वेशन है 3.9, मैं थोड़ा साफ सफाई कर देता हूं। ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें आपने क्या किया, ये है आपका मास, ये है आपका मास, ये है आपका वॉल्यूम, ये जो V है ये वॉल्यूम है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। इसको लिख लीजिए ऐसे m/v, और यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ 1/3 n, या यहाँ पर n भी लिख लीजिए, ये n यहाँ पर आ गया। आपके पास जो एक्स्ट्रा आया वो क्या आया, 1/3 p²। दोस्तों कोई डाउट है? हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं। ये सर जो था ये एक्स डायरेक्शन में था,
ये जो है ये बेसिकली जो ये वाली आपकी वेलोसिटी है। मतलब अगर मैं किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की अगर मैं आपको लेके बताता हूँ, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बताता हूँ तो बेसिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व है यार, आई एम सॉरी, एक्चुअली टॉपिक ही थोड़ा सा टेढ़ा है। बेसिकली ऐसा है यार, ये जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर, ये वेलोसिटी का ये वाली जो वेलोसिटी जहां से हमने शुरू किया था, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। दोस्तों समझ आया? और अगर आप ट्रेस कर रहे हो सिंगल मॉलिक्यूल को तो यहाँ आप 1 लगा सकते हैं। चला जी समझ आया? Yes. और क्योंकि यहाँ आपने एवरेज लिया है, इसलिए यहाँ पर कोई आपको एक्स वाई जेड नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पर आपको कोई 1 2 3 4 भी नजर नहीं आ रहा। 1 2 3 4 इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि अब आप सैंपल की बात कर रहे हो, अब आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे। तो बात समझ में नहीं आई? जो समझ आई होप समझ आ गई हो। सिर्फ एक पैराग्राफ और बोल दीजिए। आई एम सॉरी, आपको बहुत ज्यादा लटका दिया। सिर्फ ये पैराग्राफ बोल दीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट कर सकें। चला जी बोलिए। Yes. Equation 3.10 has been obtained for a cubical shaped container. However, it can be shown to be valid for containers of any shape. Also, we have assumed that there are no intermolecular collisions. The number of molecules in the container is so large, of the order of 10 raised to 23, that even if molecular collisions are taken into account, the above expression does not change. If a molecule acquires a velocity with components different from Vx, Vy, Vz after collision, there will invariably be some other molecule having different initial velocity, now acquiring the velocity with the components Vx, Vy and Vz. As the gas is steady in equilibrium, this must be happening. Thus the collisions do not affect equation 3.10. फाइनली सर ऐसा है, आपने शुरू में जो भी असम्पशंस ली थी, फाइनली आपको ये बोला जा रहा है कि सर ऐसा है, चाहे आप कंटेनर किसी भी शेप का ले लो तो भी ये चलेगा, अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स ले भी लो तो भी ये चलेगा। दोस्तों समझ आया? Yes, sir. यस सर। यार देखिए, पूरे लेक्चर में कम से कम 50 बार शायद मैंने बोला है, जो बात चल रही है यार वो एवरेज की चल रही है, वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की नहीं चल रही। समझ पा रहे हैं आप? जी। जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो आप इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, गैस के अंदर, तो आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक एवरेज एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो एवरेज एनालिसिस में जो जैसे हमने कोरोना का एग्जांपल किया था, उसमें एवरेज एनालिसिस में आप बोल सकते हैं कि हाँ यार, कंपेयर टू मार्च आज आपका कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज भी दादर मार्केट में जाऊं, वहां जाके डांस कर रहा हूं बिना मास्क के। हुसैन समझ पा रहे हो? जी सर। क्योंकि ये जो है ये एवरेज की बात चल रही है। अब पर्टिकुलर केस में आप बिना मास्क के घूम रहे हो, वैक्सीनेशन ली नहीं है, तो आपके कोरोना होने की चांसेस मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सीधी की सीधी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिराग जी समझ आया? Yes, sir.